नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। दीवानजी तनिक ये प्रॉब्लम हो गई है, जरा देखिए तो। ये बात आपके कानों को सुनने के लिए दरोगा जी की कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, और उसको बैठने के लिए आपको यूपीएसआई का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। और यूपीएसआई का पेपर क्लियर करने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये एग्जाम पेपर लगाने पड़ेंगे मैथ्स के, क्योंकि आपके पेपर में गणित के 22 से 23 क्वेश्चन आएंगे, वो भी अच्छे लेवल के, क्योंकि उनके पास प्रेशर नहीं है इस बार की इतनी शिफ्ट बनानी है जी। नहीं ना, 4 शिफ्ट में पेपर हो जाना है, ठीक है जी। और जब कम शिफ्ट बनानी होती है तो क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी कम होगा, लेवल भी अच्छा रहने के चांस हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम के अंतिम समय में बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं यूट्यूब पे, जो आपने खुद से तो करे ही नहीं होंगे, ठीक है ना, आपको किसी और ने करवाए होंगे। 3 एग्जाम पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम चौथा एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, दीवान जी बनना है तो चुपचाप ये सवाल लगाते जाओ। मैं आपको इस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, और एक आपको होमवर्क भी दूंगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई। आइए पहले सवाल से। कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के ही आप ही के एग्जाम के, और कुछ सवाल बाकी अदर एग्जाम के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है जी। पहला सवाल, एक संख्या को 51 से भाग करने पर शेषफल 8 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, लेकिन आता है बहुत नंबर सिस्टम में। मान लीजिए कि जैसे कोई संख्या n है, यही है ना, कि ये जब हम किसी संख्या n को 51 से भाग करते हैं तो भाग करने पर शेषफल कितना आता है? 8। सवाल यह है कि अगर इस संख्या के स्क्वायर को 17 से डिवाइड किया जाए, 17 से, तो 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? मैंने सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, देखो कि 51 का ही फैक्टर है ना 17, कोई दिक्कत, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपने संख्या का स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 64। ये हो जाएगा। अब बताओ क्या 17 से भाग करने पर 64 आ सकता है? नहीं, 17 से भाग करने पर तो 64 आएगा नहीं। तो 64 को हम लोग वापस 17 से काट देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? 17 तिया 51, 51 कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल? 13। तो इस सवाल का आंसर 13 है। अच्छा, ऑप्शन नहीं चेंज करे मैंने, तो 13 सवाल का आंसर है ना, ये ऑप्शन इसके गलत है। ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा आंसर? 13। सिंपल सा सवाल है ना। आइए अगला सवाल लेंगे, दूसरा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। अगर वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? समझ में ना, ये वायरल सवाल है आज के ट्रेंड के हिसाब से, है ना। आपका पेपर तो 5-6 साल पहले हुआ था, तब से काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो यहां ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, 2 हैं, वॉशिंग मशीन और टीवी। प्रश्न के अनुसार सवाल में कहा गया है वॉशिंग मशीन कीमत टीवी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। वॉशिंग मशीन कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, यानी कि टीवी का प्राइस अगर 5 यूनिट है तो वॉशिंग मशीन का प्राइस 2 कम, यानी कि 3 यूनिट है। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो है कि नहीं बच्चे? अब होता क्या है, वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, वॉशिंग मशीन का प्राइस 52% बढ़ जाता है। उसके बाद टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, टीवी का प्राइस 76% घट जाता है। तो पूछा 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 5 वॉशिंग मशीन। तो भाई साहब ध्यान सुनिएगा, ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो आपको कितनी चाहिए? 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। 2 टीवी की कीमत कितनी होगी? 2 से गुणा। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के प्राइस का रेशियो क्या आएगा? देखिए 5 से 5 कट गया, ये क्या आ गया बच्चों? 3/2 आ गया ना। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के प्राइस का रेशियो आ गया 3/2। अब कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? लगा लीजिए वेटेड एवरेज। आप बताओ, वॉशिंग मशीन का प्राइस है 3, 3 का 52% बढ़ गया, 52 तिया कितना? 156। टीवी की कीमत 2 का 76% कम होगी, 2 का 76% कितना आ जाएगा बच्चों? 152। तो 156% माइनस 152% कितना आ गया? 4%। तो 4% कीमत बढ़ गई, आउट ऑफ टोटल कितना? 3 + 2
5, यानी कि 4/5 कितना आ गया बच्चों? 0.8%। तो यही क्या आ गया सवाल का आंसर। 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कीमत इंक्रीज हो जाएगी कितने परसेंट से? 0.8% से। समझे ना? बढ़िया सवाल, और इसी तरीके से आपको पेपर में कर लेना। ये बताइए तीसरा सवाल, क्लास ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 79 है, क्लास बी के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 89 है। ठीक है, क्लास ए में 38 स्टूडेंट हैं, क्लास बी में 42 स्टूडेंट हैं। सवाल यह कि सभी 80 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताओ। क्या बताने? सारे के सारे 80 बच्चों के एवरेज मार्क्स बताइए। देखिए एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? कुल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? यानी कि हम स्टूडेंट की संख्या को बेस बनाते हैं, नीचे रखते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 क्लास है, क्लास ए और बी। अगर हम दोनों क्लास में स्टूडेंट की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, तो बोला है क्लास ए में 38 बच्चे, क्लास बी में 42 बच्चे। मुझे बच्चों की एग्जैक्ट संख्या चाहिए ही नहीं, मैं क्या ले लूंगा? इसका रेशियो। क्लास ए में 38 स्टूडेंट है, क्लास बी में 42। रेशियो लेंगे तो क्लास ए और बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो कितना है? 19:21। ठीक बच्चों, अब जब एग्जाम होता है तो क्लास ए के बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है? 79। और क्लास बी के बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है? 80। सवाल में पूछा गया कि पूरी दोनों क्लास का मिलाकर, है ना, सभी 80 बच्चों का, सभी 80 बच्चे मतलब क्लास ए प्लस क्लास बी के कुल स्टूडेंट, इन बच्चों का एवरेज स्कोर क्या है? ये सवाल में पूछा गया है बच्चों, ये ना। तो भाई यहां बीच में क्या आ गया? प्लस। दिमाग लगाइए, क्लास ए के बच्चों का एवरेज स्कोर 79 है, बी का 89। तो क्या 89 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 79 प्लस 10? ये ब्रेक मेथड बहुत गजब का है, डेविएशन। क्लास ए के बच्चों का भी एवरेज स्कोर 79 है, क्लास बी के बच्चों का एवरेज स्कोर भी 79 है। तो सभी बच्चों का एवरेज स्कोर 79 तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? क्लास बी के 21 बच्चों का एवरेज स्कोर 10 एक्स्ट्रा है। क्लास बी के 21 बच्चों का एवरेज स्कोर 10 एक्स्ट्रा, यानी कि 21 दुसाम कितना? 200। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। कुल कितने स्टूडेंट है क्लास ए और बी में मिलाकर? 19 प्लस 21। मैंने रेशियो ले लिया था ना, ये कट गया। 21 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, और 1/4 हो गया 0.25। तो 79 में 5.25 जोड़ेंगे तो 84.25 आ गया। ये आंसर है। कोई डाउट? ठीक है ना बच्चे? आप यहां पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे कि टोटल मार्क्स निकालो और स्टूडेंट की संख्या से डिवाइड करो, पर ऐसी आसान नहीं हो रहा है। कोई कैलकुलेशन मुश्किल है क्या? नहीं। चौथा सवाल, 2037 को विकास, टीना और सुमित के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर उनके हिस्सों में से 23 रुपए, 42 रुपए और 52 रुपए की कटौती कर ली जाए तो उनके पास जो धनराशि बचती है वो 14, 19, 15 के अनुपात में है। टीना का वास्तविक हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा, जबरदस्त और सीखने लायक क्वेश्चन है बच्चों। कितने रुपए? 2037 रुपए। 2037 रुपए को विकास, टीना और सुमित के बीच बांटा जाता है, यही है ना। हमें यह नहीं पता कि विकास को कितना हिस्सा मिलता है 2037 में से, टीना को क्या मिलता है, सुमित को क्या मिलता है, हमें नहीं पता किसी का भी शेयर। लेकिन पैसा इस तरीके से बांटा गया है कि अगर विकास के हिस्से में से 23 रुपए कम कर दें, कितने? 23 रुपए। विकास के हिस्से में से 23 रुपए कम कर दें, टीना के हिस्से में से कितने? 42 रुपए डिडक्ट कर दें, और सुमित है ना, सुमित के हिस्से में से 52 रुपए कम कर दें, 52 रुपए की कटौती कर लें सुमित के हिस्से में। तो अब विकास, टीना, सुमित के पास जो पैसा होगा वो पैसा 14:19:15 के अनुपात में होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? है कि नहीं? कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी तकलीफ नहीं है। समझ में ये बात? ठीक है। आपसे क्या पूछा है? टीना का ओरिजिनल हिस्सा, ये आपसे पूछा है ना। आप बताओ, तीनों लोगों के बीच में कुल कितना पैसा बांटा गया? 2037 रुपए। अगर मैं तीनों के हिस्से से 23, 42 और 52 रुपए कम कर दूंगा तो टोटल कितना कम कर दिया? बताइए बच्चों। 52 और 42 कितना हो गया? 94, है ना। 94 और 23 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 117। यानी कि तीनों के शेयर से मैंने टोटल 117 रुपए कम कर दिए। यानी कि अब तीनों के पास कुल पैसा कितना है? ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 1920। यानी कि तीनों के पास अब टोटल 1920 रुपए है। और तीनों के पास जो पैसा वो किस रेशियो में? 14, 19 और
15 के रेशियो में, यानी कि टोटल कितना है 14, 19, 33 और 15 48। तीनों के पास टोटल है 48 यूनिट, यानी कि 48 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 1900 कितने गुना 48 चौका 192 40 गुना। अगर ये 40 गुना हो रहा है, आपसे पूछा टीना का एक्चुअल ओरिजिनल शेयर आपसे पूछा है, अगर 40 गुना हो रहा है तो 19 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 गुना, यानी कि 760 रुपए। आपसे टीना का ओरिजिनल हिस्सा पूछा है, भाई टीना के ओरिजिनल हिस्से से 42 रुपए कम करने के बाद टीना के पास 760 बचते हैं, तो टीना का ओरिजिनल शेयर क्या होगा 760 में 42, 760 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 802 रुपए टीना का एक्चुअल शेयर है। और यही सवाल का आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब ये कहां करते हैं बच्चे, हैं बच्चे तो वही करते रहते हैं पुराना माल ही। अब ध्यान सुनेगा बच्चे, देखो एक तरीका और आ रहा है समझ में, है कि नहीं सचिन। एक तरीका क्या है कि भैया टीना का जो भी शेयर है उसमें से 42 रुपए आप कम कर रहे हो, तो टीना का शेयर कितना रह जाता है 19 यूनिट, है ना। टीना का जो एक्चुअल शेयर है, जो भी एक्चुअल शेयर है टीना का, आप उसमें से 42 रुपए कम करते हो, कितने 42 रुपए कम करते हो, तो टीना के पास जो शेयर रह जाता है वो कितना है 19 यूनिट, 19 यूनिट, है कि नहीं। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें से 42 रुपए कम करने के बाद नंबर किससे कट जाए 19 से। सोच नहीं सकते, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन ठीक सेट किए होंगे एग्जामिनर ने, कुछ भी, कि टीना के शेयर से 42 रुपए कम करने के बाद जो भी नंबर आएगा 19 से कटने वाला होना चाहिए, है कि नहीं। अब 42 रुपए आप यहां पे कट कर कम कर करके देखो, यहां से 42 रुपए कम करोगे प्यारे बच्चों तो 868 कटेगा क्या 19 से, 19 चौक नहीं है, यहां से 660 में से 42 कम करेंगे 618, 19 57 नहीं, ठीक है बच्चों। ये कटेगा, यहां से 42 रुपए कम करोगे तो 760 कट जाएगा 19 से, यही आंसर होना चाहिए। तो एक तरीका तो यह है, लेकिन सॉल्यूशन भी कोई मुश्किल नहीं है, दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए। आगे चलते हैं। अर्जुन रोज 40.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज रनिंग एट 13.5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 90 मिनट टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस इन किलोमीटर। बहुत बढ़िया, नाव धारा का पूछा हुआ सवाल है। अर्जुन शांत जल में कितनी स्पीड से नाव चलाता है, अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलाता है। नदी की गति कितने, धारा की गति 13.5 किलोमीटर पर आवर, एक्स और वाई की वैल्यू दी है। अब जो है अर्जुन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और फिर वापस लौट के आता है, ये ना, मान लीजिए मेरे भाई कि यहां से ये अर्जुन यहां से यहां तक गया, आप समझ सकते हैं कि मान लो अर्जुन अगर यहां से यहां तक डाउनस्ट्रीम जाएगा धारा की दिशा में, तो लौट के कैसे आएगा अपस्ट्रीम, लौट के तो अपस्ट्रीम आएगा ना, डाउनस्ट्रीम जाएगा तो लौट के कैसे आएगा अपस्ट्रीम। अच्छा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, यानी कि 40.5 प्लस 13.5 कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, आया कितने की स्पीड से अपस्ट्रीम x माइनस वाई, 40.5 माइनस 13.5 कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आया, आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा 90 मिनट, जाने और वापस आने में। दूरी कितनी होगी आप रेशियो से कर सकते हैं, पर यह एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो फिर लौट के आते हो अलग स्पीड से, अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है तो उन दोनों जगह के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2, अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी मतलब टोटल टाइम। याद रखिए, समय बचेगा, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको यहां पे क्या रख देनी है वैल्यू, गया 54 की स्पीड से, आया 27 की स्पीड से, ये ना, नीचे क्या आएगा दोनों का टोटल 81 और आने जाने में टोटल टाइम लगा 90 मिनट, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब 3/2 आवर्स। ये सीधा किस में आएगा अब आंसर किलोमीटर में, क्योंकि टाइम को आपने घंटे में लिख लिया। 27 थी 81, 3 से 3 खत्म, 54/2 यानी कि क्या गया 27 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है टी। ठीक है ना, कोई दिक्कत,
समझ में ना। वैसे भी यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, 9 का मल्टीपल ये आंसर आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन था। आगे चलेंगे। छठा सवाल है, एक सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसका एरिया एक ऐसे ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है जिसकी हाइट है 4 और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई है 37 और 40 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस आपसे पूछे, लेकिन इस सर्कल का एरिया एक ऐसे ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है। ट्रेपेजियम आप समझते हैं, ट्रेपेजियम का मतलब प्यारे बच्चों एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें ये साइड का एक पेयर ये समांतर हो। समझे ना बच्चों, ये समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है 37 और 40, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये इनके बीच की दूरी है 4 है। तो आपसे क्या पूछा है, सर्कल की रेडियस। मान लो जैसे सर्कल की रेडियस आर है, तो सर्कल का एरिया क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल बता देता हूं, चलो बेसिक, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। सवाल में कुछ बताया ना गया हो तो पाई का मान 22/7 ही लेना है। अब सर्कल का एरिया जो है ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, समांतर भुजाओं का योग 40 + 37 77 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये क्या है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। बस इक्वल कर देंगे, आपका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत, 2 से 4 आपका 2 बार कट ही जाएगा। ठीक है जी, 22 से आपका ये 77 दूनी 154 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7 × 7 7 स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी आ गई। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, आसान सवाल था। 7वां, सीमेंट और कंकड़ के 50 किलोग्राम के मिश्रण में 10% कंकड़ है। बजरी है भाई। एक मिक्सचर है 50 किलोग्राम सीमेंट और ग्रेवल का, जिसमें 10% क्या है ग्रेवल, बजरी मान लीजिए, है ना। कितने किलोग्राम उसमें ग्रेवल ऐड करना चाहिए कि ग्रेवल का कंटेंट क्या हो जाए 28% हो जाए न्यू मिश्रण में। बताओ बच्चों, किस तरह का प्रश्न है ये, एलिगेशन का। हम यहां पे ग्रेवल की मात्रा पे एलिगेशन लगा लेते हैं कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण ग्रेवल की मात्रा है, परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है। हमारे पास शुरुआत में एक मिश्रण है कितना 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम के इस मिश्रण में कंकड़ या ग्रेवल या बजरी कितना है 10%। हम एक नया मिश्रण बनाना चाहते हैं जिसमें कंकड़ की मात्रा कितना 28%। इसमें कितने किलोग्राम कंकड़ मिलाना चाहिए, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो, आप क्या ऐड कर रहे हो कंकड़, आप क्या ऐड कर रहे हो कंकड़, तो यू आर एडिंग 100% प्योर कंकड़। देखो प्योर चीज भी मैं आपसे कहता हूं प्योर मिल्क, प्योर मिल्क का मतलब क्या है 100% मिल्क 0% वाटर। तो जब मैं कह रहा हूं कंकड़ ऐड आप कर रहे हो, तो कंकड़ का कंसंट्रेशन कितना है 100%, और जो नया मिश्रण बनता है उस नए मिश्रण में कंकड़ की क्या मात्रा हो जाती है 28%। तो किस रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा, 100 में से 28 गया 72, और 28 - 10 18, तो 72:18 कितना आ गया 4:1 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। हमारे पास शुरुआत में कितना मिश्रण था 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम था ना, तो 4 की वैल्यू 50 किलोग्राम है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/4 यानी कि 12.5 किलोग्राम कंकड़ आपको मिलाना पड़ेगा। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए, पाइप एक टैंक को 828 मिनट में भर सकता है, पाइप भी उसी टैंक को 1035 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। हालांकि इतने बड़े बड़े वैल्यू के सवाल किसी और एग्जाम में नहीं आते हैं ना, ये यूपीएसआई वाली पागल है। तो देखिए यहां पे 2 पाइप हैं, है ना, एक पाइप ए भरने वाला है और दूसरा खाली करने वाला है। दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। एक तो एलसीएम वाला मेथड है ही, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पाइप ए टंकी भरता है एक्स मिनट में ना, एक्स मिनट में, दूसरा खाली करता है वाई मिनट में, दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे x गुणा वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई, x गुणा वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई। तो यहां पे पाइप पे भरता है कितने में 828 मिनट में, और ये 1035, x गुणा वाई बटे नीचे क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, x डिफरेंस y, बताओ कितना आ जाएगा 207। 1035 में से ये 828 घटा देंगे तो सीधा आंसर किस में आ गया ये मिनट में।
207 से 828 कट गया, सीधे 4 बार। 4 की 1035 में गुणा करेंगे तो 4140 मिनट। ये आ गया ना। आंसर पूछा है भाई साहब घंटे में, तो मिनट को घंटे में बदलना है तो पूरी दुनिया को पता, किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, 6 चिंग 36, 5 6 निम्मा 54, 16 आवर्स। कौन सा ऑप्शन है? आगे चलते हैं, बताइए। थॉमस 38 साल का है, उसका भतीजा उससे 26 साल छोटा है। कितने सालों में थॉमस की एज उसके भतीजे की एज के 3 गुने से 14 साल कम होगी? ठीक है, कितने साल बाद थॉमस भैया की एज उसका जो भतीजा है उसकी एज के 3 गुने से 14 वर्ष कम हो जाएगी? समझ में आया ना बच्चे? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। थॉमस कितने साल का है जी? 38 साल का। और थॉमस का जो नेफ्यू है वो थॉमस से 26 साल छोटा है, यानी कि 38 में से 26 घटाऊंगा तो नेफ्यू कितने साल का हुआ फिर? 12 साल का। कितने साल में थॉमस के एज नेफ्यू के एज के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी? मान लीजिए जैसे एन साल लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? एन, है ना बच्चे? अब आप बताओ एन साल बाद थॉमस की एज कितनी हो जाएगी? 38 प्लस एन, ये हो जाएगी। लेकिन एन साल बाद भतीजे की भी एज तो एन बढ़ेगी, भतीजे की एज भी 12 से बढ़ के 12 प्लस एन हो जाएगी एन साल बाद। लेकिन थॉमस की एज जो है भतीजे की एज के 3 गुने से 14 साल कम होनी चाहिए, यही सवाल है ना। एन साल बाद थॉमस की एज हो जाएगी 38 प्लस एन, भतीजे की एज भी एन साल बढ़ के 12 प्लस एन हो जाएगी, तो थॉमस की एज भतीजे की एज के 3 गुने से 14 वर्ष कम कर देते हैं इक्वल। सिंपल, एक स्टेप का सवाल है ना। इधर आएगा 3 और एन, डिफरेंस कितना आ गया? 2n। 12 36, 36 माइनस 14 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 22। 22 आ गया, ठीक है जी। और 22 को हम ले जाते हैं इधर, तो 38 माइनस 22 कितना आ गया? 16। तो एन कितना आ गया? 8। तो 8 इस सवाल का आंसर है। ये लो पहला ऑप्शन। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, एक एक ऑप्शन लेके चेक कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन भी कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते, 10वां सवाल। सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई एक धनराशि 9 साल में 4 गुनी हो जाती है, 21 साल में यह कितनी गुनी हो जाएगी? सिंपल एंड प्लेन क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ। ठीक है, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो सिंपल इंटरेस्ट पे, 9 साल में 4 गुना हो जाता है। इसका क्या मतलब है? आपका पैसा 9 साल में 4 गुना हो गया, यानी कि आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करे तो 4 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। 9 साल में आपको 3 रुपए ब्याज मिला, तो आप मुझे एक बात बताइए, इस हिसाब से आपको 21 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 9/3, 3 आ गया, तो 21 को 3 से भाग करेंगे 7, यानी कि 21 साल में आपको 7 रुपए ब्याज मिलेगा। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? अगर 1 रुपए पर आपको 7 रुपए ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8। 8 गुना ना। ठीक बच्चों, गलती मत कर देना यहां पे। 11वां सवाल। एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4.5 घंटे समय कम लेती है। ठीक है ना। अगर शांत पानी में नाव की स्पीड 10 मील पर घंटा है तो धारा की गति बताइए। तो यहां पे मील पर घंटा दिया है, डिस्टेंस भी मील में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, धारा की गति यानी कि करंट की स्पीड आपसे पूछिए। बढ़िया सवाल है ना। एक नाव 108 मील का डिस्टेंस कवर करने के लिए, है ना, ओके, प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4.5 घंटे समय कम लेती है। देखो, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम स्पीड कम होती है। धारा की दिशा में नाव तेज चलती है, तो जाहिर सी बात है कि डाउनस्ट्रीम जाओगे धारा की दिशा में तो समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम जाओगे धारा के विपरीत दिशा में तो समय ज्यादा लगेगा। यहां यही बोला गया है कि भैया 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम से 4.5 घंटे समय कम लगता है। सही ना बच्चों? अच्छा, समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। आप 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो कितना समय लगेगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई। यहां पे पानी में नाव की गति यानी कि x का मान दिया 10 मील पर आवर, पानी में नाव की गति।
तो डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 108 किलोमीटर, डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड यानी कि x प्लस वाई, एक्स का मान 10 है। ये नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में लगने वाला समय है। सही है बच्चों। इसी 108 किलोमीटर को अपस्ट्रीम जाने में समय कितना लगेगा? तो डिस्टेंस बटे अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई। एक्स यहां पे 10 मील बराबर दे रखा है, 10 माइनस वाई। ये नाव को अपस्ट्रीम जाने में लगने वाला समय। प्रश्न के अनुसार नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम से 4.5 घंटे समय कम लगता है। दिस शुड बी इक्वल। बताओ, ये तो बोला सवाल में। बताओ इसके अलावा कुछ बात कही हो तो है? प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4.5 घंटे समय कम लेते हैं। डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 4.5 घंटे समय कम लगा, यानी कि क्या दिया आपको? ये टाइम का, ये डिफरेंस दिया था टाइम का। अब यहीं से आपको सॉल्व करके क्या निकालना है? वाई का मान। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है यहां पे? ऑप्शन से कर लेते हैं। जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखो राइट साइड में बड़ा प्यारा सा नंबर है 4.5, क्योंकि सड़ा हुआ नंबर तो है नहीं, है ना। तो ये तभी बनेगा जब 108 को आसान सी संख्याओं से डिवाइड करें, इजीली भाग हो, कटे सा, है ना, माइनस करके 4.5 आए। पहला ऑप्शन लेते हैं, जैसे 3 आंसर मान लिया 3, तो देखो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 7। 108 को 7 से भाग देंगे तो अशांत दशमलव आएगा, 4.5 तो आएगा ही नहीं फिर घटाने से, यानी कि आंसर नहीं है। ठीक है ना बच्चे। 4 मानते 4, तो 10 माइनस 4 6, 108 6 से कट जाएगा, 10 प्लस 4 14। 108 को 14 से भाग देंगे, 14 में फिर से क्या आ गया? 7। 108 तो 7 से नहीं कटता ना, सड़ा हुआ अशांत दशमलव हो जाएगा बच्चे। ये भी नहीं है। 2 2 रखते हैं तो 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा। देखो 2 पे हो सकता है, 10 माइनस 2 8। 108 को आप लोग 8 से भाग दीजिएगा तो किससे कट जाएगा? 4 से। 27 बटे 2, 27 बटे 2 यानी कि 13.5। अब यहां पे 2 रखना है, सॉरी वाई है ना, तो वाई की जगह 2 रखेंगे, 10 प्लस 2 12, तो 108 बटे 12 कितना आ जाएगा? 9। 13.5 माइनस 9 देखो 4.5, सेटिस्फाई कर गई, ये आंसर है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को? ऑप्शन से बनाना है हमेशा, इसलिए मैंने ये सवाल लिया जानबूझ के। ठीक है ना बच्चे। सॉल्व नहीं करना इक्वेशन को। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 9 और 12 है, इसका एरिया ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं बच्चों, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का पहले क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों को जोड़ो, 7 प्लस 9 16 प्लस 12 28 का आधा 14, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस। एस कितना हुआ? 14 इंटू एस माइनस ए। 14 माइनस 7 7 इंटू 14 माइनस 9 5 इंटू 14 माइनस 12 2, ये आएगा बच्चों। कोई तकलीफ? 14 ये रहा, 7 दूनी 14 ये रहा, तो 14 गुणा 14 का अंडर रूट 14 तो आ ही गया, यानी कि 14 रूट 5। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर, ए बी सी साइड। हीरोन्स फॉर्मूला याद होना चाहिए जी। सवाल नंबर 13। सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा है जिसकी तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। चारों ओर से फेंसिंग करनी, प्लॉट को ना कब्जा कर लेगा पड़ोसी। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 9% की कमी हो गई। जब आपने फेंसिंग करी चारों ओर से, तो लंबाई भी और चौड़ाई भी कितना कम हो गया? दोनों 9% कम हो गए। तो एरिया में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? देखो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आया हुआ है बहुत बार, कि जैसे आयताकार प्लॉट है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई। तो आप मुझे बताओ प्लॉट का एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होगा? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी 9% कम होगी फेंसिंग करने की वजह से, चौड़ाई भी दोनों 9% कम होगी। एरिया में कितना चेंज आएगा? तो बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? गुणा। तो एरिया में जो चेंज आएगा ना, वो -9 और -9 का क्या होगा? सक्सेसिव। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो -9 ये प्लस -9 की -9 में गुणा करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, 81 बटे 100। तो -18 प्लस 0.81, तो कितना आएगा? 17.19% डिक्रीज हो जाएगा। माइनस आएगा ना फाइनल आंसर। माइनस का मतलब कि एरिया कम हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे ये बताइए। एक आदमी को एक घड़ी 16,264 में बेचने से 24% लॉस होता है। घड़ी का कॉस्ट प्राइस बताओ। भाई सीपी क्या होता है? 100%। 100% की वैल्यू पूछी है। हम एक घड़ी को 16,264 में बेचते हैं, बेचने से 24% लॉस हुआ। 100% सीपी पे 100% सीपी पे 24% का लॉस हुआ, तो घड़ी बिकी कितने में? 76% में। तो जो 16,264 है, 76% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 76 से भाग कर दो। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा कर दो। ये आंसर आ गया, है ना। 100% की वैल्यू निकालनी बच्चों यहां पे। तो सिंपल सा सवाल है। अब देखो आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, भाग भी इजीली हो जाएगा। भाई 19 चौक 76 है भाई, और ये 19 अट्ठे 152, 106, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114। 4 से 856 कटेगा जी 214 बार, तो 214 गुणा 100, ये आ गया आंसर। कोई कैलकुलेशन मुश्किल तो है नहीं। आगे चलेंगे, ये बताएंगे सवाल नंबर 15। पी क्यू और आर टाइप की प्रत्येक वस्तु के मूल्य क्रम से 280, 180 और 100 रुपए हैं। एक किशोर, एक किशोर नहीं किशोर किशोर प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 3, 4, 5 के अनुपात में कुल 6,180 रुपए में खरीदता है। क्यों प्रकार की उसने कितनी वस्तुएं खरीदी? ये सवाल है। देखो 3 अलग अलग टाइप की वस्तुएं हैं, उनका प्राइस भी अलग अलग है ना। किशोर ने वस्तु खरीदी है 3, 4, 5 के रेशियो में, यानी कि पी टाइप की 3 वस्तु खरीदी है किशोर ने, तो क्यू टाइप की 4 वस्तु खरीदी है और आर टाइप की 5। और कुल कितना पैसा खर्च हुआ किशोर का? 6,180 रुपया। क्यू टाइप की कितनी वस्तु खरीदे? क्यू टाइप की वस्तु खरीदी है 4 यूनिट, तो आंसर 4 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, है ना। यानी कि या तो ए ऑप्शन है या बी। अब प्यारे भैया सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अगर किशोर ने पी टाइप की कितनी वस्तु खरीदे? 3 यूनिट, और पी टाइप की वस्तु कीमत कितनी है? 280 रुपए, तो कितना पैसा खर्च होगा? 3 गुणा 280 यानी कि 840 रुपए। क्यू टाइप की कितनी वस्तु खरीदे? 4 यूनिट, क्यू टाइप की वस्तु का दाम कितना? 180, तो क्यू टाइप की वस्तु खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा? 180 चौका 700। आर टाइप की कितनी वस्तु खरीदे? 5 यूनिट, आर टाइप की वस्तु का दाम कितना है? 100 रुपए, तो 5 यूनिट वस्तु खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा? 500, है कि नहीं भाई। यानी कि सभी वस्तुओं पे टोटल कितना पैसा खर्च हुआ? ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा 60, 8, 7, 15, 5, 20, 2060। सही है, क्लियर है। जबकि प्रश्न के अनुसार कुल कितना पैसा खर्च हुआ? 6,180 रुपए। बताओ कितने गुना? साफ साफ दिख रहा है, सीधा 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदे? 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, यानी कि 12। तो आंसर कितना है जी? 12। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये तो पेपर आ जाएगा, यूपीएसआई तो हो गया। उसके बाद यूपी कांस्टेबल भी 2 महीने बाद ही, शायद तब तक आपका रिजल्ट भी ना आए। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे यूपी कांस्टेबल का पेपर भी देंगे, है ना। दोगे ना सभी के सभी। और पुराने बच्चे जो नहीं, पिछली बार की भर्ती में नहीं सफल हो पाए, और वैकेंसी इस बार ठीक ठाक है 32,000। और ये वैकेंसी अभी है, अगले साल चुनाव हो जाएंगे, फिर 2-3 साल तक ये वैकेंसियों का कोई अता पता नहीं होगा, फिर सीधे 2029 में ही आएंगी वैकेंसी, ठीक है। तो आप इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के जो है पढ़ो। और अगर आप कांस्टेबल के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी तो आपने जैसे कहा उल्टे सीधे सोर्स से कर ली हो, लेकिन अगर सही कंटेंट आप खोज रहे हो, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा ये बैच, सिपाही बैच जो समाप्त भी हो चुका है ना, इसकी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। 499 की फीस में सभी सब्जेक्ट, सारे टीचर्स। ओके, चलिए 16वां सवाल। एक केक का 3/5 हिस्सा 45% प्रॉफिट पे, केक का 1/3 हिस्सा 18% प्रॉफिट पे, और बाकी हिस्सा 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कुल मिलाकर केक पे 272 रुपए का लाभ होता है, तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। समझ में आया ना बच्चों? बताइए।
होता है ना कि आदमी के पास केक है, केक का अलग अलग हिस्सा अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज पे बेच रहा है, लेकिन सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि सारे केक पे कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ हुआ। तो हमें भी ये पता लगाना होगा कि सारे केक पे ओवरऑल आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, है ना। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बच्चों यहां बटे 5 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है, बटे 3, यही आ रहा है ना। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 15। 5 और 3 का एलसीएम 15। मैंने ये मान लिया कि माना उसके पास जो टोटल केक है उसकी कीमत है 1500 यूनिट। चलो ये मान के बता देता हूं, माना उसके पास जो टोटल केक है उसकी कीमत कितनी है, 1500 यूनिट। अब 1500 का 3/5 कितना होता है, 1500 का 3/5 कितना होता है, 900। 900 यूनिट का केक उसने बेचा कितने, 45% के प्रॉफिट पे। तो 900 का 45% कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, 225 है कि नहीं सचिन। फिर केक का 1/3, 1500 का 1/3 कितना होता है, 500। 1500 का 1/3 कितना होता है, 500। 45 निम्मा, अच्छा 45 पंजे कर दिया मैंने, 9 करना था, 45 निम्मा करना था ना, 405। 405 आएगा, ठीक है बच्चे। तो 1500 का 1/3 कितना होता है, 500। 500 का केक उसने बेचा 18% प्रॉफिट पर, तो 500 का 18% कितना आ गया, 90। फिर कितने का केक बचा, 100 का, 100 का बचा ना, 900 500 1400 और बचा 100 का। 100 का केक उसने बेचा, बाकी हिस्सा 15% प्रॉफिट पे। तो 100 का 15% कितना प्रॉफिट हुआ, 15। तो मैं कह सकता हूं कि सारे केक के हिस्सों पे मिला के टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, ये ऐड कर दो। तो 405 प्लस 15 420, 420 और 90, 420 और 90 510। तो कुल प्रॉफिट हुआ 510 यूनिट, जबकि सवाल के अनुसार कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ कितना, 272 रुपए। बताओ कितने गुना, बते बच्चों कितने गुना है, 510 यूनिट के लिए 272 रुपए, और आपसे क्या पूछा है, 1500 यूनिट की वैल्यू पूछी। इतना सा सवाल है ना केवल, कि 510 यूनिट की वैल्यू 272 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 272/510। और आपसे क्या पूछी है, 1500 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो गुणा 1500, यही बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो जीरो तो ये कट ही गया, ठीक भैया। अगर इसको हम काट लें 3 से, तो 50 बार, ये कितना आ जाएगा आपका, 17 बार। और 17 से अब देखो इजीली कट गया, 17 कम 17 10, 17 छिक्का 102, तो 16 गुणा 50 कितना आ गया, 800 रुपए। यानी कि उस केक की जो लागत मूल्य है वो कितनी है, 800 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, गजब सवाल है, ठीक है ना। देखो केवल यही एक तरीका नहीं है सवाल को करने का, आप पहले ये पता कर लो कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, उससे भी हो जाएगा, पर ये भी कोई खराब नहीं है। ध्यान रखना इजी कैलकुलेशन के लिए एक्स नहीं मानना है, यहां बटे 5 करना है आपको, यहां बटे 3 करना है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो मैंने मान लिया कि माना जो टोटल केक है उसकी कीमत है 15 यूनिट। चूंकि मुझे परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज निकालना आसान रहेगा अगर मैं 2 जीरो चुपका लूंगा, इसलिए मैंने क्या मान लिया, टोटल 1500, ठीक है ना। और आप ये देखें कि आसानी से प्रॉफिट निकलता चला गया। टोटल प्रॉफिट इतने यूनिट है, इसकी वैल्यू 272 रुपए दी है, 1500 यूनिट की वैल्यू पूछी थी। समझ आई ना बात, आगे चलते। साधारण ब्याज की एक दर पर कोई राशि 3 साल में कितनी हो जाती है, 537.5 रुपए, और 6 साल में हो जाती है 575 रुपए। ब्याज की दर क्या है बताइए। सिंपल इंटरेस्ट पे ना, सिंपल इंटरेस्ट में आपका पैसा 3 साल में कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल में आपका पैसा हो जाता है 537.5 रुपए, और 6 साल में कितना हो जाता है, 575 रुपए। 6 साल बाद क्या हो जाता है अमाउंट, 575 रुपए। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बताइए ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो आप ये कह सकते हो कि 3 साल बाद अमाउंट है और ये 6 साल बाद अमाउंट है, यानी कि 6 साल और 3 साल के बीच में गैप कितने का, 3 साल का। 3 साल में आपका पैसा 537.5 से 575 रुपए अमाउंट बन गया ना, यानी कि 3 साल में आपका ये अमाउंट बढ़ा कितना, 37.5, है कि नहीं। तो ये क्या है बच्चों, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना। ये अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, ब्याज मिलने की वजह से, यानी कि 3 साल में आपको 37.5 यूनिट क्या मिला है, 37.5 रुपए ब्याज।
अगर 3 साल में 37.5 रुपए ब्याज है तो कोई मुझे बता सकता है कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा? ये 3 साल में कितना ब्याज मिला उसे? 37.5। यानी कि प्रिंसिपल पे उसको 37.5 रुपए ब्याज मिला 3 साल में, और 3 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? 537.5। यानी कि प्रिंसिपल जो रहा होगा 537.5 से 37.5 कम 500 रुपए। अगर इस सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा होता, आंसर क्या जाता? 500 रुपए। पूछा है ब्याज की दर, प्रिंसिपल है 500 रुपए, ब्याज की दर कैसे निकालते? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 37.5 है तो 1 साल का क्या होगा बच्चों? 12.5। 37.5 को 3 से भाग कर देंगे, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 12.5 रुपए। कितने के प्रिंसिपल पर? 500 के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो 12.5/5 कितना आ गया? 2.5। तो ब्याज की दर आ गई 2.5% पर एनम। ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है। अगर बी स्वतंत्र रूप से एक काम को 252 दिन में पूरा कर सकता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यूपीएसआई का प्रीवियस बहुत बेसिक सवाल। ए वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज बी, क्या मतलब है? ए बी से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, नहीं कि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये तो बोला सवाल में। सवाल में कहा गया बी जो है इंडिपेंडेंटली काम 252 दिन में कर सकता है, बी की एफिशिएंसी 1 है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 252 दिन में कितना काम करेगा? 252 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। अगर इस काम को ए और बी दोनों लोग मिलकर करेंगे तो ए और बी करेंगे मिलकर 4 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने दिन में कर लेंगे बटे 4? तो 4 6 24, 4 3 12 63। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है ना, 63 दिन। ये बताइए 1/20 11/60 का कितना परसेंट है? एक है ना, यूपीएसआई में प्रीवियस में ऐसे काफी सवाल आ रखे। नॉर्मल फ्रैक्शन है ना, कभी दशमलव दे देगा कभी कुछ। 1/20 11/60 का कितना परसेंट है? 11/60 का, यानी कि 11/60 क्या? बेस, बेस है ना। तो 11/60 का कितना परसेंट है? 1/20 जो पूछा जाता है उसको कहां रखेंगे हम लोग? ऊपर। यही है ना बच्चे? बताइए 20 से आपका 60 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। ये 11/3 ऊपर जाके पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3/11। मतलब 3/11 तो स्टैंडर्ड है। 1/11 क्या होता है? 9.09%। 3/11 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 गुना, यानी कि 27.27%। ऑप्शन नंबर सी आ गया दोस्त। हाँ जी, सवाल नंबर आपके सामने 20। 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर क्रमशः की स्पीड वाली 2 ट्रेन दिल्ली और आगरा के बीच एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, 2 ट्रेन दिल्ली आगरा से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। 2 ट्रेन के मिलने के समय यह पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की। जब दोनों ट्रेन रास्ते में मिलेंगी, है ना, तो यह देखा गया कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 40 किलोमीटर अधिक चल चुकी है ना। एक ट्रेन दूसरी से 40 किलोमीटर अधिक ट्रेवल किया है। दिल्ली आगरा के बीच की दूरी क्या है? बताइए बच्चों, सिंपल सवाल है। ये रहा यहां से प्यारे बच्चों ये दिल्ली, ठीक है, और ये रहा आगरा, है कि नहीं सचिन? अब बताइए 2 ट्रेन एक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल, विपरीत दिशा का मतलब एक दूसरे की ओर चल रही हैं, बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है बच्चे, अब बताइए। हालांकि यहां पे ना एक गड़बड़ है इस सवाल में। सवाल तो पेपर में आ गया, ये लिखना चाहिए एग्जामिनर की दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं। क्या लिखना चाहिए? दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती। ऐसा लिखा है क्या? एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में एक साथ चलना शुरू होती है, ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है ना बच्चे? आप बताओ 2 ट्रेन चलना शुरू करते हैं, एक दिल्ली से और एक आगरा से। यहां दिल्ली से एक ट्रेन चली और दूसरी आगरा से ये ट्रेन चली, तो दोनों ऐसे बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी। यहां पे ये वो पॉइंट होगा जहां दोनों ट्रेन मिलेंगी। दोनों ट्रेन ने एक साथ चलना शुरू किया, चलती रही चलती रही चलती रही, बीच में मिली, तो दोनों ट्रेन सेम टाइम तक एक साथ चली होंगी। सेम टाइम तक दोनों ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया,
यहां से ये भी 6 बजे चली, ये भी 6 बजे चली, चलते 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 बीच में खटाक से मिल गई। तो दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया होगा। अगर टाइम सेम है तो जो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो उनकी स्पीड का रेशियो होगा। अगर यहां पे पहली और दूसरी ट्रेन की स्पीड 70 और 80 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड का रेशियो 7:8 है, तो इन्होंने जो डिस्टेंस से ट्रेवल करी है, डिस्टेंस का रेशियो भी तो 7:8 ही होगा। यानी कि इस वाली ट्रेन ने 7 यूनिट डिस्टेंस चली, तो उसने कितनी चली है? तो बताओ, दूसरी ट्रेन ने देखिए यहां पे कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली, 1 यूनिट। साल के अनुसार कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है? 40 किलोमीटर। एक की वैल्यू 40 किलोमीटर है। दिल्ली आगरा के बीच की दूरी कितनी होगी? 7 और 8 15 यूनिट। तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 का 40 गुना 600 किलोमीटर। ये आ गया आंसर। तो सवाल आंखों ही आंखों में हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, आगे चलते। ये बताइए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 8:7 के रेशियो में साइकिल पर सवार एक आदमी इस मैदान के परितः परिमाप के अनुदिश 28.8 किलोमीटर पर आवर की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, आपसे पूछा मैदान का एरिया क्या है। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है मेंस्ट्रुएशन का। करो, एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है बच्चों? 8:7। जैसे रेशियो दिखते ना बच्चे की, लंबाई 8x चौड़ाई 7x, ये करने लगते और यही सबसे बड़ी गलती है। आपसे क्या पूछा है? मैदान का एरिया। एरिया अगर आपको रेशियो दिया हो तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 8:7 है तो एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 8 गुणा 7 56 यूनिट होगा कि नहीं? तो जो भी आंसर आएगा 56 में 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है। ये नंबर 7 से कटता भी है, 700 और 196। ये नंबर नहीं कटेगा, 700 प्लस 96 ये करेगा, 700 प्लस 146 ये भी नहीं कटेगा। ये कटेगा प्यारे दोस्तों, यहां पे 700 और 296 हो गया ना, ये तो नहीं। आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन, खत्म। आंसर इतनी देर का था। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है। अब साइकिल पर सवार एक आदमी इस मैदान के परिमाप के अनुदिश 28.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि जैसे आयताकार मैदान है, एक आदमी यहां से चलना शुरू करता है, ऐसे ऐसे पूरा एक चक्कर लगाता है परिमाप का। कितने मिनट में? 2.5 मिनट में। तो क्या आप इस आयताकार मैदान का परिमाप नहीं निकाल सकते? है कि नहीं सचिन? परिमाप क्या आ जाएगा भाई? एक चक्कर में चलेगी दूरी, और दूरी क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। स्पीड आपको दी है, कितनी स्पीड से चलता है? 28 अच्छा, आंसर जैसे वर्ग मीटर में तो हम मीटर में बदल लेंगे। स्पीड है 28.8 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 यहाँ की स्पीड मीटर पर सेकंड। कितने मिनट में एक चक्कर लगाता है? 2.5 मिनट में। 2.5 मिनट का मतलब अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। 2.5 गुणा 60 कितना आ गया? 150। ये आ गया मीटर। यानी कि एक चक्कर लगाने में आयताकार मैदान के परिमाप के अनुदिश इतनी दूरी चली गई है। दूरी निकाली मैंने, स्पीड गुणा टाइम करके। बताओ क्या आ जाएगा जी? 0 से पहले तो 10 वालों हटाओ। 18 कम 18, 10 18 छिक्का 108, 16 गुणा 5 80, 80 गुणा 15 1200 मीटर। यानी कि आयताकार मैदान का परिमाप कितना आ गया? 1200 मीटर। आपको क्या दिया? लंबाई चौड़ाई का रेशियो। तो परिमाप क्या होता है आयताकार मैदान का? ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो रेशियो के हिसाब से आयताकार मैदान का परिमाप क्या आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 8 + 7 15 का दुगना 30। तो रेशियो के हिसाब से आयताकार ये जो मैदान इसका परिमाप आएगा 30, जबकि एक्चुअल में इसका परिमाप कितना है? 1200 मीटर। कितने गुना? यानी कि परिमाप 40 गुना हो रहा है। 40 गुना हो रहा है। आप बताओ बच्चों, परिमाप नापते हैं मीटर में, एरिया किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर में। अगर परिमाप 40 गुना हो रहा है तो इस आयताकार मैदान का एरिया कितने गुना होगा? 40 का वर्ग 1600 गुना। 1600 गुना करना है, पावर 1 है तो यहां सीधा क्या करना? स्क्वायर। ये लॉजिक है। आई ना बात समझ में? 1600 गुणा 50 80,000, 1600 गुणा 6 9600, 80,000 और 9600 आंसर आ गया। सिंपल बात है, कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल है ना? आया हुआ है।
अब देखो ये यूपी कांस्टेबल का सवाल है, आपके पेपर में भी नहीं आया इतना बढ़िया, तो ठीक है जी, करें। 270 लोगों की एक टीम का एवरेज वजन 59.8 किलोग्राम कैलकुलेट किया गया। बाद में पता चला कि एक वजन को गलती से 77 किलोग्राम की बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया। सही औसत क्या है? करेक्ट एवरेज आपसे पूछा है ये ना, बताइए बच्चों। हमारे एक टीम है कितने लोगों की? 20 लोगों की। 20 लोगों का हमने एवरेज वेट निकाला मेरे प्यार भी 59.8 किलो, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हमने एक टीम मेंबर के वेट में गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? उसका वजन गलती से 77 किलोग्राम की बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया, यानी कि उसका एक्चुअल वेट कितना था? 77 किलो, और हमने क्या रीड कर लिया? 68 किलो। सही एवरेज पूछा है। सही एवरेज निकालने के लिए आपको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। आपको इस आदमी के वजन को वापस 68 से कितना करना पड़ेगा? 77 किलो, यानी कि इसका वेट कितना बढ़ाना पड़ेगा? अगर एक आदमी का वेट आप 9 किलो बढ़ाएंगे तो टोटल मेंबर है 20, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 9/20, यानी कि 0.45, कितना आ जाएगा? 60.25 किलोग्राम करेक्ट एवरेज। सिंपल। आगे चलते हैं। 23वां सवाल। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। ठीक है जी। अगर आमिर अपनी स्पीड डबल कर दे तो सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। तो सवाल है यहां पे, आमिर की स्पीड ज्ञात करें। अगर आमिर अपनी स्पीड डबल कर दे तो सलमान से 2 घंटे समय कम लेगा। आमिर की स्पीड ज्ञात करें। कौन सी स्पीड लिखना चाहिए भाई? देखो सही भाषा नहीं लिख रहे लोग। आमिर की ओरिजिनल स्पीड, यहां पे डबल भी तो कर रहा है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम क्या बताएंगे? ओरिजिनल स्पीड। बताइए बच्चों, बढ़िया सवाल है। 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में आमिर सलमान से 4 घंटे ज्यादा लेता है ना। देखो सलमान से ही कंपेयर कर रहे हैं आमिर का, यही बात समझिए। मान लो कि 60 किलोमीटर जाने में सलमान ये समय लेता है, तो आमिर जो है सलमान से 4 घंटे ज्यादा लेता है, यानी कि आमिर सलमान से 4 घंटे ज्यादा लेता है। यह है पहले का, है ना, स्टार्टिंग में। अगर आमिर अपनी स्पीड डबल कर दे तो वो सलमान से 2 घंटे समय कम लेगा। अगर आमिर अपनी स्पीड डबल कर दे तो आमिर खान सलमान से 2 घंटे समय कम लेगा। आपसे क्या पूछा? आमिर की स्पीड। तो आपको यह पता लगाना होगा कि आमिर ओरिजिनली 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लेता है। जब तक टाइम नहीं पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आमिर ने अपनी स्पीड डबल कर दी। स्पीड डबल करने का मतलब स्पीड 1 से 2 कर दी। देखो डिस्टेंस तो सेम ही जाना है 60 किलोमीटर। अगर स्पीड 1 से 2 होगी तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 2:1। यानी कि आमिर को पहले 2 यूनिट समय लगता था, तो आमिर को अब कितना समय लगता है? 1 यूनिट। तो आमिर को लगने वाले टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। एक्चुअली यहां ये जो भसड़बाजी फैलाई है इसलिए बताइए कि आप टाइम का डिफरेंस निकाल सको। पहले आमिर सलमान से 4 घंटे ज्यादा लेता था, अब आमिर सलमान से 2 घंटे समय कम लेता है, तो आमिर के टाइम में डिफरेंस कितना आया? 6 घंटे का आया कि नहीं? पहले मैं 4 घंटे ज्यादा लेता था, अब मैं 2 घंटे कम लेता हूं, तो टाइम में डिफरेंस कितना है? +4 और -2 का 6 घंटे। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 आवर्स। तो आमिर ओरिजिनली, है ना, डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेता था? ओरिजिनल टाइम निकालोगे ना, 12 घंटे। कितना समय लेता था? 12 घंटे। आपसे पूछे आमिर की गति, तो आमिर 60 किलोमीटर जाने में ओरिजिनली पहले कितना? 12 घंटे का समय लेता था। तो स्पीड कितने? 60/12, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक बच्चों, मेरा आपसे सवाल यह है कि इस क्वेश्चन में बताओ सलमान की स्पीड क्या है। अगर यहां पे आमिर ना पूछे, क्या पूछ लेता? सलमान की गति याद करें, बताओ कमेंट में क्या आंसर आएगा। ठीक है जी। सवाल नंबर 24 करो। जब 25, 11, 34, 13 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो समानुपात में होती है। ठीक है ना। यदि 9x रेशियो y प्रोपोर्शन में है, y रेशियो 8x - 7, y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव है, तो आपसे क्या पूछा है? y का मान।
यहां दो सवालों को एग्जामिनर ने मिक्स कर दिया है। यहां से आप प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करके क्या निकालना है, y का मान, और आपको समझ आ रहा है कि y का मान तभी आएगा जब आप x की वैल्यू पता करोगे, यही है ना बच्चे। और x की वैल्यू पता करने के लिए ही आपको पहली लाइन दी है। सवाल में यह कहा गया है कि चार संख्याएं कौन कौन सी, चार संख्याएं 25, 11, 34 और 25, 11, 34, 13। जब हर संख्या में से x जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में जब x जोड़ा जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या, समानुपात में होती हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने की, यानी कि x का मान निकालने की एक डायरेक्ट ट्रिक है। वो ट्रिक आपको आनी चाहिए, है कि नहीं सचिन, कि बेसिक से करने का समय नहीं है पेपर में। मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं आती तसल्ली से ठहर के सीख लीजिएगा। इन चारों संख्याओं में कौन सा नंबर जोड़ने के चारों संख्याएं क्या हो जाएं, समानुपात में हो जाएं, बताइए। 25 से 11 कितना कम है, 25 से 11 14 कम है, 14 कम है, कम कम मतलब माइनस, 14 कम है। 34 से 13 कितना कम है, 21 कम है, 21 कम है। तो आप क्या ले लीजिए, इनका रेशियो, अगर रेशियो हो रहा है तो ले लो। 7 दूनी 14, 7 21, माइनस भी कट गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 2:3। ये रेशियो 2:3 आ गया। मुझे लगता है बात समझ में आ गई, आपको एक्स का मान निकालना है यहां से, ठीक है ना। अब आप यहां पे पहले और तीसरे नंबर को पकड़ लो, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 तिया 75 माइनस 34 दूनी 68। नीचे क्या आएगा, नीचे रेशियो को हटाना है, 2 में से 3, तो 75 माइनस 68 7, और 2 माइनस 3 माइनस का 1, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -7। एक्स का मान पॉजिटिव नहीं आया, क्या आया है, निगेटिव। आप अगर इनमें हर एक संख्या में एक्स की जगह -7 जोड़ो, ये क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 4, 9 2 हो गया। या -7 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 27, और ये कितना आ जाएगा आपका 9, 27, और ये कितना आ जाएगा आपका 6। देखो आगे 9 रेशियो 2, सेम हो गया कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू -7 आई है। कितना गजब का सवाल है कि नहीं बच्चे। अब आपसे यहां पे y का मान पूछा है। y का मान देखो, ये प्रोपोर्शन लगा हुआ ना बीच में, इसका मतलब क्या है कि बीच की दो संख्याओं की गुणा हमेशा लास्ट की है ना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की गुणा के बराबर होगी। फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर बराबर बीच के दो नंबर। तो यहां से y गुणा y कितना आ गया बच्चे, y स्क्वायर बराबर 9x। x की जगह क्या रखेंगे, -7, यानी कि माइनस का 63 इंटू 8x -7, एक्स के -7 रखेंगे तो 7 8 56, -56 और -7 कितना आ गया, माइनस का, कोई दिक्कत, एक्स के -7 रखेंगे, -7 गुणा -8, -56 और -7 -63, तो माइनस गुणा माइनस क्या आ गया, प्लस। माइनस गुणा माइनस तो प्लस ही आ गया ना। वाई स्क्वायर बराबर 63 गुणा 63, वाई कितना आ गया 60, ये आंसर है, ठीक है ना। हालांकि ये सवाल तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे y गुणा वाई स्क्वायर बराबर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा कि नहीं, क्योंकि यहां 9x है। मल्टीप्लाई करोगे y गुणा वाई स्क्वायर बराबर 9x गुणा 8x -7, किसका मल्टीपल हो गया, 9 का। 9 का मल्टीपल ना तो 59 है ना 70 है। आई ना बात समझ में। तो ये बढ़िया सवाल है, ये रेलवे में ट्रेंडिंग चल रहा है ना। जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं उनसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि उनको प्रॉपर फाइनल ट्रिक नहीं पता कि यहां पे आपको सीधा डिफरेंस माइनस करना है, और ये वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। ठीक है बच्चे, आइए आखिरी सवाल। लक्षित ने अपने सामान का 62% 24% प्रॉफिट पे और बाकी सामान को 40% लॉस पे बेच दिया, ठीक है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लक्षित अपना सामान अलग अलग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे बेच रहा है। पूछा क्या, पूरे सामान पे मिलाकर कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ, सही है ना। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। लक्षित अपने माल का 62%, 62% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 12.5% 1/8, और 62% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/, यानी कि मान लीजिए कि लक्षित के पास जो सामान है वो 8 यूनिट है, कितना है, तो 8 का 62% कितना होता है 5। 5 का सामान लक्षित ने बेचा 24% के प्रॉफिट पर, तो बचा कितना, सामान 3। बचे 3 यूनिट का सामान उसने बेचा 40% के
लॉस पर, यही है ना बच्चों। तो 5 यूनिट का सामान 24% प्रॉफिट पे बेच रहा है, बच्चे 3 यूनिट का सामान 40% लॉस पे बेच रहा है। ओवरऑल उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट है लॉस हुआ ओवरऑल? यहां 5 का 24% 120, और यहां 3 का 40% -120, तो 120 - 120 0% ही हो गया भाई ये तो, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नाइदर लॉस नॉर गेन। समझे ना बच्चों? ये था आज का टेस्ट, क्वालिटी लेवल के मैंने सवाल कराए। एक एक सवाल से आपने कितने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, हर एक सवाल आंखें खोलने वाला और कुछ सिखा के जाने वाला था। ठीक है ना बच्चे? 25 क्वेश्चंस हुए, ये आखिरी सवाल है आपका होमवर्क, इसका आंसर आप करके मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चों? ये टेस्ट सवाल सॉल्यूशन कैसा लगा, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। बाय।